अल्पना मिश्र समकालीन हिंदी कथाकारों में एक प्रमुख और जाना पहचाना नाम है। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी की प्राध्यापक अल्पना मिश्र की लिखी हुई कहानी आज सुनिए, छावनी में बेघर। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बाहर जो हो रहा होता है वो मानो नींद में हो रहा होता है। जो नींद में हो रहा होता है वो बाहर गुम गया सा लगता है। उस गुम गए को तलाशती रहती मैं यहाँ वहाँ खटर पटर करती रहती हूँ, यानी कि घर के काम में अपने को उलझाए रखती हूँ। घर के काम देह को उलझा लेते हैं, मन को नहीं उलझा पाते। मन जाने कैसा कैसा होता रहता है। कपड़े धूप में डालने को सोच रही हूँ। अलमारी खोलती हूँ कि पहले उन्हीं के कपड़े दिखते हैं। उनके सूट, पैंट, शर्ट, टाई, बेल्ट, पुराने नेम टैग, कुछ स्टार्स, टंगी हुई बेरें, सब में से कुछ उनका सा महक उठा है। मैं वहीं रुक गई हूँ। जाने के पहले जो इतना हलचल किए हुए थे सो अब अचानक इतना खाली हो गया है, जैसे जीवन से कुछ बड़ा ज़रूरी निकाल लिया गया हो। नहीं, मैं आज रुकती नहीं हूँ। मुझे घर के काम निपटाने हैं। बच्चे स्कूल गए हुए हैं, उनके आने के पहले ये काम कर लूँ तो अच्छा। आज धूप भी अच्छी है। बादल और धूप के मामले में इस शहर का कोई भरोसा नहीं। मैं कपड़े उठाए घर के पीछे आ गई हूँ। यहाँ कुछ प्लास्टिक की कुर्सियाँ पड़ी हैं। कुर्सियों पर कुछ मोटे कपड़े और हल्के कपड़े तार पर डाल रही हूँ। मुझे गाड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। अतीत से निकलकर एक लाल रंग की मारुति कार मेरे घर की तरफ ही आ रही है। गाड़ी नई है। मैं भागकर खिड़की पर आ गई हूँ। गाड़ी घर के आगे रुक गई है और ये देखिए, दरवाज़ा खुला। उसमें से एक खूबसूरत नौजवान उतरा। लंबा, सलोना, भपती हुई मूछें। उसने सिर पर टोपी पहन रखी है। अमूमन ऐसी टोपी वो कभी नहीं पहनता। कोई टोक सकता है उसे? उसका सिर गंजा है, वो टोपी नहीं उतार रहा। टोपी जैसे उसका शिरस्त्राण है। दूसरी तरफ का भी दरवाज़ा खुला। उधर से एक छरहरी लड़की उतरी है। पीछे के दरवाजे झपाटे से खुले हैं। उनमें से उछलते हुए दो बच्चे उतरे हैं, ऐसे जैसे दो फूल गेंद बन गए हैं। उनमें हवा भर दी गई है और अब वे बिना टप्पा खाए नहीं चल सकते। छरहरी लड़की ने दौड़कर टप्पा खाती दोनों गेंदों को एक दूसरे से टकरा जाने से बचाया है। छरहरी लड़की मिसेस कुमार है। कुछ पहले तक लोग उसे मीनू कह लेते थे, लेकिन अब यहाँ उसके पति जिस पद पर आए हैं वहाँ से सिर्फ और सिर्फ मिसेस कुमार कहा जा सकता है। बल्कि अब तो कोई साथ वाला मिले और मीनू कह दे तो सचा जाती है, जैसे किसी भूले की याद दिला दी गई हो, जैसे गड्ढे से खोदकर किसी को जिंदा किया जा रहा हो। मिसेस कुमार के हाथ में पानी की तो बोतल है। दो इसलिए कि दोनों गेंद रूपी बच्चों को अलग अलग एक ही समय पर दिया जा सके और वे पानी के लिए किए जाने वाले युद्ध में हताहत ना हो। वो दरवाजे तक आकर रुक गई हैं। दरवाजे पर ताला है। उन्हें नहीं पता कि इस दरवाजे के भीतर के कमरे में एक खिड़की है जिससे मैं उन्हें देख रही हूँ। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनके इस दृश्य से खिसक जाने के बाद भी मैं जब चाहूँ ये पूरा दृश्य देख लूँगी, देखती रहूँगी रिवाइंड करके। ये मेरे मन की आँखें हैं जिसमें यह दृश्य चलता रहता है। चाबी उस सजीले नौजवान ने मिसेस कुमार की तरफ उछाल कर फेंकी है और ये देखिए, मिसेस कुमार ने उसे रोक लिया है। वे थोड़ा सा मुस्कुराई हैं। नौजवान मन में मुस्कुराया है मिसेस कुमार को मुस्कुराते देखकर। बाहर से वो दुखी दिख रहा है। उसने बच्चों से कहा है, पहले अंदर चलो। अब वे कमरे में दाखिल हो गए हैं। मैं तुम्हें देख पा रही हूँ मिसेस कुमार, तुम्हें यानी अपने आप को, तुम्हारे यानी अपने ही उतरे चेहरे को देख पा रही हूँ। तुम चाहे लाख मुस्कुराकर मेजर कुमार की तरफ देखो, पहले जैसी शरारत इन आँखों में अब नहीं आने वाली। तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम उदास हो, जैसे कि मेजर कुमार? फौज में गंजे नहीं हो सकते, कोई कहता है, पर हमारे कुछ रिचुअल्स भी हैं, नौजवान धीरे से कहता है। कौन? कोई बिना पूछे पूछता है। पिताजी, और वो बिना कहे कहता है। टोपी लगाए रखना, ऑफिस में बैरे या कैप
दिन निकल जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। वो दुखी हो गया है। क्या उसके पिताजी का जाना किसी को पता नहीं चलना चाहिए? छुट्टी की दरखास्त में तो वो लिख कर ही गया था, सबको पता तो है, पर सबसे छिपाना है, अपने को भी, अपने घर को भी। फौज में घर मतलब बीवी बच्चे। पिताजी बीवी बच्चों में शामिल नहीं हैं, वे गांव में शामिल हैं। गांव घर से अलग होता है। वे चाहे जिस शहर में रहें, वो गांव होगा। सबके माता पिता दूर हैं, माने गांव में हैं। हम गांव जा सकते हैं, गांव को ला नहीं सकते। ला भी दें तो कुछ गिनती के दिनों के लिए, और अगर यहीं रखने की जिद करें तो गांव बोर होने लगेगा, वापस जाने की जिद करने लगेगा। लोग जानेंगे तो कहेंगे उनके घर गेस्ट आए हैं, या उनके घर से गेस्ट चले गए। उसने कभी सुना भी नहीं कि यहाँ इस छावनी के भीतर रहते हुए किसी के घर में उनके साथ रह रहे माता पिता में से कोई चल बसा हो, उनके लिए कफन बांस वगैरह का इंतज़ाम किया जा रहा हो, कंधा देने के लिए तमाम लोग इंतज़ार में खड़े हों, पंडित वंडित बुलाने की माथापच्ची हो। वो कहता है घर पर बहुत सारी समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। ये वो नहीं कहता। किसी का जाना बहुत कुछ को हिला देता है, जैसे हिला हुआ पानी। उसे सम पर आने में कुछ वक्त लगता है। ये भी वो नहीं कहता। कहता है जिसका अर्थ कुछ भी हो सकता है, देखते हैं जैसा भी। पहले अंदर चलो, मेजर कुमार ने बच्चों से कहा। वो लड़की मीनू फुर्ती से घर को कुछ ठीक कर लेने में जुट गई है। उसे भैया, मतलब जो फौजी सिपाही है, की कमी खल रही है। होता तो पैकिंग के काम में मदद कर देता, पर वो पहले ही चला गया है। क्या पता था कि सब ऐसे इतने अकस्मात होगा। अकस्मात जाना पड़ेगा दोनों ही जगह, पिता के हमेशा के लिए चले जाने पर और कारगिल युद्ध में बुलावा आने पर। तमाम यूनिट का मूव ऑर्डर आ गया है। लड़की मीनू किचन से लेकर बेडरूम तक, बच्चों से लेकर पति तक, गांव से लौटे सामान से लेकर कल ले जाए जाने वाले सामान तक फिसल रही है। मेजर कुमार चुप हैं। ये लीजिए, इसे पहनाइए जरा। जानबूझकर मिसेस कुमार ने छोटे बेटे की बाह पकड़कर मेजर कुमार के आगे कर दिया। छोटे का कपड़ा और पाउडर का डिब्बा वहीं रख दिया। जीवन के किसी भी क्षण में आदमी यूं ही कैसे बैठा रह सकता है? उस क्षण से निकलना होता है, हर उस क्षण के पार जाना होता है। मेजर कुमार ने पाउडर का डिब्बा उठा लिया है और पाउडर लगाकर उछलते फिसलते टप्पा खाते बच्चे को खींच खांच करते हुए कपड़ा पहना रहे हैं। फिक्र क्यों कर रहे हैं? सुबह तक सब हो जाएगा। बस आप अपना बीपीटी वाला पिट्ठू और सारे यूनिफॉर्म एक बार देख लें। डीएमएस बूट, हंटर शूज़ वगैरह। मिसेस कुमार याद दिलाएंगी। मेजर कुमार कहेंगे, जिसका मतलब कुछ भी हो सकता है। मन नहीं है जैसा कुछ भी। पिट्ठू लाकर उलट देंगे और एक एक चीज़ को वापस गिनते हुए उसी में रखने लगेंगे। जंगल यूनिफॉर्म यानी कॉम्बैट ड्रेस में दिन गुजरेंगे अब तो, और वे अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म ठीक करने लगे। मिसेस कुमार किचन से खाना लाकर मेज पर रख रही हैं। उनकी फूलों की दोनों गेंद दिन भर इतना उछली कि अब सोने लगी हैं। मिसेस कुमार उन्हें खिलाने की कोशिश कर रही हैं, पर दोनों खाने को तैयार नहीं हैं। तंग मत करो उन्हें, जाने दो। मेजर कुमार कॉम्बैट पर नेम टैब लगाते हुए कहते हैं। मिसेस कुमार ने बच्चों को खिलाना छोड़ दिया है। वे सोफे पर सोए हुए बच्चों को उठाते हुए कॉम्बैट यूनिफॉर्म पर झुके मेजर कुमार को देखती हैं। मेजर कुमार उन्हें नहीं देख रहे हैं। देखते तो उन्हें रोककर खुद बच्चे को उठाने आ जाते। आपके लिए केक बना दूं ले जाने के लिए? मिसेस कुमार वापस किचन में आ गई हैं। वहीं से कहती हैं, इतनी तेज़ आवाज़ में जैसे मेजर कुमार बहुत दूर हों। बहुत दूर, पाकिस्तान बॉर्डर पर, ठीक लाइन ऑफ कंट्रोल पर। वहीं से उनसे पूछना है, वहीं से बतियाना है। नहीं, मेजर कुमार इतने धीरे से कहते हैं जैसे मिसेस कुमार बहुत पास हों, बिल्कुल उनके बगल में या उनके कंधे पर झुकी हुई। तुम तो बहादुर हो। जाने कब मेजर कुमार आकर उनके पीछे बिल्कुल करीब खड़े हो गए हैं। मैं रो नहीं रही हूँ, मिसेस कुमार बिना पीछे मुड़े कहती हैं।
मेजर कुमार धीरे से उनका कंधा छूते हैं और मिसेस कुमार पीछे मुड़कर झटके से मेजर कुमार के सीने में अपना मुंह छिपा लेती हैं। मेजर कुमार धीरे से उन्हें अपनी बाहों के घेरे में ले लेते हैं। फिर कोई कुछ नहीं बोलता। मैं लाल रंग की मारुति कार सीखने की जद्दोजहद में हूँ। जल्दी में उन्होंने स्टार्ट करना और गियर बदलना बताया है। शुरू में मैं इसी सीख के बल पर गाड़ी को आगे पीछे कर लेती थी। अब हिम्मत थोड़ी बढ़ी है, बाहर तक निकाल कर मोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं तुम्हें एक्सपर्ट बना देते, यही ना। मैं उनके पूरे वाक्य को जान लेती हूँ। पिताजी के हमेशा के लिए चले जाने के कुछ दिन पहले ही ये नई गाड़ी खरीदी गई थी। उसके बाद तो वक्त ही नहीं थमा। मेजर कुमार को कारगिल जाने के लिए निकलना पड़ा, लेकिन कौन कहेगा कि वे चले गए हैं। अभी इस वक्त नहीं हैं। वे तो जैसे अभी अभी गए हैं, जरा सा यहीं मोड़ तक आ जाएंगे, आते ही होंगे। पूरा घर वैसा का वैसा पड़ा है। उनके जूतों के निशान तक फर्श पर पड़े हैं। कौन कह सकता है कि पुराने हैं। मौसम ने सुखा दिया है बस। यहाँ मैं पोछा नहीं लगाने देती, ये मुझे गंदा नहीं लगता। पहले लगता था जब मेजर कुमार यहाँ थे। कितना भी मना करो कि जूते जब गंदे हों तो पीछे वाले रास्ते से आओ, पर कहाँ, वे हर बार भूल जाते और जैसे ही अपने जूतों के निशान देखते ग्लानि से भर जाते। ओहो, फिर खुद कहते जाने दो, कौन दिन भर पूछेगा बताइए। जाने दो के अंदाज से वे फिर हंसते और अब मैं इन्हीं जूतों के निशान को बचा ले जाना चाहती हूँ। मैं क्या सोचती खड़ी हूँ, जबकि मेरे हाथ में एडम ब्रांच की चिट्ठी है। 15 दिन हुए हैं मेजर कुमार को गए हुए और हमें जीवन समेट कर यहाँ से जाना है। कहाँ? कहीं दूर नहीं, यहीं छावनी के भीतर 2 कमरों में। मुझे अकेले नहीं जाना है, मुझ जैसे सबको जाना है। सबको जूतों के निशान यहीं छोड़ देना है। एडम ब्रांच ने लिखा है, फील्ड में गए ऑफिसर्स की फैमिली सरप्लस हो गई है, घर उतने नहीं हैं। जो ऑफिसर फील्ड ड्यूटी करके आ रहे हैं उन्हें घर देना पहली प्राथमिकता है। इसलिए जब तक आपको सिविल में किराए का घर नहीं मिलता, हम आपको 2 कमरे का उपलब्ध करा रहे हैं। SFA अर्थात सेपरेटेड फैमिली एकोमोडेशन के मिलने में बहुत समय है। वहाँ की लाइन में आपका वेटिंग नंबर 174 है। SFA में घर उपलब्ध होते ही हम आपको सूचित करेंगे। आप चाहें तो सीधा सिविल में शिफ्ट कर सकती हैं। मिसेस वर्मा अड़ गई हैं। ऐसे कैसे चले जाएं हम 2 कमरों में? एकेडमिक सेशन पूरा होने से पहले घर नहीं खाली करेंगे। मेरे हस्बैंड वार में हैं और आप इस समय हमसे घर खाली करने को कह रहे हैं। CO की फैमिली को तो नहीं हटा रहे हैं आप लोग? किसी ने नाराज़ होकर कहा है। एडम ऑफिसर खुद आए हैं इस बार, शर्मिंदा से समझा रहे हैं। मैडम, हम क्या कर सकते हैं? सरप्लस फैमिलीज़ हो गई हैं इस समय। आप ही बताइए, जो 3, 5 या 6 साल फील्ड में रहकर आ रहे हैं उन्हें भी तो घर चाहिए। उन्हें फील्ड प्रायोरिटी तो मिलेगी ही। हम यहाँ पोस्टेड ऑफिसर्स का ही हिसाब रख पाएंगे। आपको दिक्कत नहीं होगी, हम जवान भेज देंगे। शिफ्टिंग में जवान आपकी मदद करवा देंगे। उसमें किचन नहीं है, छोटे से कमरे हैं, सामान कहाँ रखेंगे, गाड़ी कहाँ आएगी? तब आपको घंघोड़ा भेज देते हैं। वहाँ कुछ पुराने बंगले पड़े हैं, रिपेयर होकर मिल सकते हैं। घंघोड़ा? ओ गॉड, उतनी दूर से मेरे बच्चे पढ़ने कैसे आएंगे? मैडम, तब तक आप 2 कमरों में रहिए, फिर सिविल में अच्छा सा घर देख लीजिए। सिविल में सीधा? नहीं नहीं, हम सब अपने अपने घरों से निकल आए हैं। ये 2 कमरे तब तक के लिए ठीक हैं। मिसेस वर्मा परेशान सी बैठी हैं। मैं हाँ करती हूँ। छोटे छोटे 2 कमरों में हम घर बना लेंगे। छोटी सी जगह में किचन, छोटी सी जगह में ड्राइंग रूम। किचन और ड्राइंग रूम को अलमारियों से बांट देंगे। एक लकड़ी के बक्से पर गैस का चूल्हा रख लेंगे। बाथरूम में बर्तन धो लेंगे। 2 चारपाइयाँ जोड़कर बेड बना लेंगे। बच्चों के साथ हमारा काम चल जाएगा। ज़्यादातर सामान लकड़ी के बक्सों में पैक करके रख देंगे, खासकर पार्टियों के बर्तन, ग्लासेस, शो पीसेस, मोमेंटोज़। इन 2 कमरों में हमने अपनी गृहस्थी जमा ली है। ये मेस के पीछे बने पुराने कमरे हैं, लाइन से 8-10, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी। ये पंक्तियाँ लगभग वर्गाकार एक कॉलोनी बनाती हैं। बीच में मैदान जैसी खाली जगह है।
कुछ पेड़ पौधे झाड़ियाँ बीच में लगी हैं, कभी की लगी होंगी, छूट गई सी लगती हैं। हम यहाँ हैं, हमारे जैसे हर कमरे में यहाँ हैं। हमने मिलकर इसे जे कॉलोनी मतलब झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी का नाम दे दिया है। खूब सारे बच्चे इकट्ठे हो गए हैं। जे कॉलोनी चहक उठी है। दूर पार्क तक जाने की अब ज़रूरत नहीं रह गई। बच्चे हैं और बीच का मैदान है, हमारी आंखों के सामने खेल रहे हैं। कुछ लोगों की गाड़ियां कमरों के आगे एक साथ बने लंबे से बरामदे में आ सकती हैं, पर उससे जगह बंद हो जाती है, इसलिए स्कूटर और कार सब अपने अपने कमरों के आगे खड़े हैं। हम भी एक कवर खरीद कर लाए हैं अपनी लाल मारुति के लिए। एक दूसरे से पूछकर हम गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। मिसेज रामचंद्रन तो देखते ही देखते क्या बढ़िया चलाने लगी हैं। कभी शायद कोई मेरे बारे में भी ऐसा कहे। हम अभी सिविल में घर ढूंढ रहे हैं। बहुत महंगे घर हम नहीं ले सकते। हम में से कुछ ले सकते हैं वे जिनके पीछे कोई आर्थिक सपोर्ट है, हमारे पीछे नहीं है। ले देकर पति की तनख्वाह भर है। यहाँ इस शहर में ज़्यादातर किराए के लिए घर एक कमरे वाले हैं, मतलब ज़्यादातर लोगों ने विद्यार्थियों के लिए अपने घरों के ऊपर एक कमरा अतिरिक्त बनवाया है। घर की सुरक्षा भी हो जाए और किराया भी आए, कुछ इस हिसाब से। सिविल में घर ढूंढना जैसे एक दूसरी दुनिया में प्रस्थान है हमारा। लोग यहाँ हमारी जैसी घर ढूंढने निकली औरतों का कोई परिचित जानना चाहते हैं जिनके बूते पर घर दिया जा सके। हम अपने बूते कुछ नहीं हैं। हमारा शहर में कोई परिचित नहीं है। हम खुद शहर में हैं, एक दूसरे के परिचित। लेकिन नहीं, किसी के भी पति को नीचे आने का मौका मिलेगा या किसी की यूनिट कहीं से कहीं जाएगी तो वह फुर्र से उड़ जाएगा। साथ निभाने के लिए रुका नहीं रह सकता। सिविल में लोग जानते होंगे ये सब, इसीलिए इसी शहर में हमसे हमारा पता मांगते हैं। फिर भी हम नहीं मानते। बच्चों के स्कूल जाने के बाद जल्दी जल्दी खाना बनाकर घर खोजने निकल पड़ते हैं। बच्चों के वापस आने के पहले हम भी वापस आ जाते हैं। फिर शाम को निकलते हैं बच्चों के खेलने के समय। घंटे 2 घंटे में वापस आ जाते हैं बेरंग। हम हर मकान मालिक के घर में एक चिट्ठी डालना चाहते हैं। कृपया वे अपने घरों को इस तरह बनाएं कि युद्ध काल में लड़ाई में गए फौजियों के परिवारों को एक कोना दिया जा सके। हम सरकार को चिट्ठी नहीं डाल सकते, पतियों की नौकरी पर बनाएगी। कितनों के पति ने स्टाफ कॉलेज क्लियर कर लिया है। इस ऑपरेशन से सलामत लौटने पर उन्हें उज्जवल भविष्य मिल सकता है। औरतें पतियों के लिए अपनी दिक्कतें किनारे करती रहती हैं। हम 2-3 मिलकर हर रोज़ 2-4 के बाद एफएस में अपनी वेटिंग का पता लगाने जाते हैं। पता चलता है महीने भर से वेटिंग जस की तस है। साल भर लग सकता है। कोई यूनिट कहीं पीस स्टेशन में जाएगी तभी घर खाली होंगे। हमारे पतियों को तो पता है कि हमें हमारे घरों से उठाकर इन 2 कमरों को और किसी किसी को एक कमरे पति की रैंक के मुताबिक में पटक दिया गया है। लेकिन उनका फ़ोन आने पर हमें यही कहना है, यहाँ सब कुशल है, यहाँ की चिंता ना करना। जबकि पिताजी के जाने के बाद से अम्मा की तबीयत खराब चल रही है। उन्हें अपने पास लाना चाहती हूँ, बेहतर देखभाल हो सकेगी यहाँ। मैं बच्चों की पढ़ाई छुड़ाकर गांव नहीं जा सकती। मेजर कुमार का छोटा भाई लंबे समय तक बेरोज़गार रहा, अब नशा करने लगा है। उसे कोई काम सौंपा ही नहीं जा सकता है। एक बहन का ससुराल में झगड़ा होता रहता है। किसी भी दिन वो बाल बच्चे समेटे वापस आ सकती है। बड़ी बहन कोई मतलब नहीं रख पाती। उसकी शादी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हुई है। पति बहुत व्यस्त रहते हैं, उसी पर सब जिम्मेदारी है, इसलिए उसके लिए कुछ संभव नहीं हो पाता। अम्मा को मुझे ही लाना होगा। जाहिर है कि हमें अब तक घर नहीं मिल पाया है। मिसेस रेड्डी को मिल गया है। सुना है वे शिफ्ट कर रही हैं। वे हमारे घरों वाली लाइन से दूर किसी लाइन के 2 कमरों में हैं। मुझे नहीं मिला। बगल की मिसेस शर्मा और मिसेस मिश्रा को भी नहीं मिला। एडम ब्रांच से पत्र फिर आया है। 2 महीने बीत चुके हैं। हमारे पास 1 महीने का वक्त और है। फिर ये 2 कमरे खाली न करने पर स्क्वायर फिट के हिसाब से डैमेज रेट देना पड़ेगा। बाप रे, इन 2 कमरों का किराया देना पड़ेगा 10,000 रुपये प्रति माह। हम देने की औकात में नहीं हैं। हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि सचमुच पैसे काट लिए जाएंगे। हमारे पति इस देश के लिए लड़ने गए हैं तो उनकी तनख्वाह से भला पैसे कैसे काटे जा सकते हैं, वो भी 10,000।
आधी से ज़्यादा तनख्वाह। मैंने किराए का घर खोजने की मुहिम तेज कर दी है। बल्लूपुर चौराहे के पास किसी ने खाली घर बताया है, वही देखने निकली हूँ। चौराहे पर भीड़ है। मैं अपनी दोनों फूल गेंदों को मजबूती से पकड़े हुए हूँ। मम्मा क्या है वहाँ? छोटे को बड़ी जिज्ञासा है। क्या है? मैं भी भीड़ के निकट जाकर देखने की कोशिश करती हूँ। एक फौजी ट्रक 3 टन खड़ा है। उसके पीछे तिरंगे में लिपटा एक ताबूत रखा है। कोई जवान शहीद हो गया है। कारगिल से उसकी डेड बॉडी आई है। गोरखा राइफल्स के बहुत जवान शहीद हुए हैं इस बार, यहीं के भाई। हर एक 2 घर के बाद मातम है। मैं चुप खड़ी हूँ, अपनी दोनों फूल गेंद समेटे। पिछले दिनों प्रेमनगर मोहल्ले का जवान लड़का शहीद हुआ था। नई नई शादी हुई थी। उसे तो लोगों ने खूब फूल चढ़ाए थे। मामा कौन मर गया है? छोटा पूछ रहा है। बड़े को कुछ कुछ समझ में आ रहा है, वो डर गया है। उसे फौजी 3 टन समझ में आती है, उसे वो अपना मानता है। अपनी आर्मी का है, वो छोटे को चुप कराने के लिए कहता है। घर पर तुझे पूरा बताऊंगा। हाँ। मैं अपनी फूल गेंद समेटे भाग सी रही हूँ। मुझे सारी फौज बकरा दिखाई पड़ रही है, जिसे खूब सजाया गया है, खिलाया पिलाया गया है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? 3 टन वाला किसी से पता पूछ रहा है। एक लेफ्टिनेंट के शरीर के टुकड़े पाकिस्तान ने लौटा दिया है। वायुसेना का पायलट नचिकेता अपने संघर्ष में कामयाब हो गया है। द्रास सेक्टर से कर्नल नारायणन सफ़ेद राजमा नहीं ला पाए हैं। कहा था उन्होंने, मैडम भेजूंगा। उनका शव ऐसे ही कहीं दूर उनके घर की तरफ ले जाया गया होगा, हम जान नहीं पाए। एक खूबसूरत कैप्टन माउथ आर्गन बजाते हुए शहीद होकर बहादुरी का प्रतीक बन गया है। एक लेफ्टिनेंट ने अब तक परमवीर चक्र पाए शहीदों के स्केच बनाए थे, वो अपनी स्केच बनाने की कला के साथ साथ खत्म हो गया है। मेजर बिष्ट का शहीद शरीर उत्तरकाशी लाया जा रहा है। मेजर शर्मा की गाड़ी के आगे कानवाय में ब्लास्ट हो गया है। एक अफसर, 2 जेसीओ, 5 एनसीओ मौके पर ही शहीद। प्रधानमंत्री लाल किले पर भाषण दे रहे हैं। देश की स्वतंत्रता को कितने वर्ष हुए, इसे सही सही गिनने के लिए तमाम गणितज्ञ बुलाए गए हैं। जाने कौन लोग हैं जो बारिश में भीगते हुए प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे हैं। बाकी लोग छतरियों के भीतर हैं। इस देश में इतनी छतरियाँ कहाँ से उगाई हैं? स्कूलों में झंडा फहरा दिया गया है। बच्चे संवेद स्वर में गा रहे हैं, जनगण मन अधिनायक जय हे। किसी मंदिर में भजन की जगह देशभक्ति गीतों का फिल्मी कैसेट चल रहा है। मेरे देश की धरती। साबुन की टिकिया तिरंगे से लिपटी है। जो जितना देशभक्त है वो इतना तिरंगे वाला साबुन खरीदेगा। गाड़ी की एक बड़ी कंपनी ने तिरंगे के एक एक रंग को लेकर नई कार निकाली है। आतंकवादियों ने गांव से लेकर दिल्ली तक माइन फील्ड बना दी है। लोग उस पर चल रहे हैं। माइन फील्ड जनता के लिए है। बड़े लोग उड़कर चले जाते हैं। दुनिया भर से उठता विलाप हवा में भर गया है। तमाम अखबार और पत्रिकाएं शहीदों के नाम पर आम जनता से चंदा वसूली में लगी हैं। बावजूद इसके एक शहीद की बहन नेताओं के आगे आत्मदाह करने की कोशिश कर रही है। उसके भाई के नाम से सरकार ने पेट्रोल पंप दिया है, जिसे कोई सरकारी कारिंदा चलाता है, पैसा मांगने पर बेइज्जत करता है। रक्षा मंत्रालय के क्या नियम हैं? मैं एक सीनियर ऑफिसर से पूछना चाहती हूँ। हमें ठीक से नहीं पता, ऑफिसर कहेगा। क्यों नहीं पता? आपका परिवार नहीं है? मैं पता करके बताऊंगा मैडम, आप चिंता न करें। क्या पता करके? फौज में पति के बाद औरतों को नौकरी नहीं दी जाती, यही कि उन्हें पति के बदले कुछ पैसे दिए जाते हैं। अफसरों को कुछ ज़्यादा, जवानों को कम। वो भी किसे मिलते हैं? जिनके घर वाले दौड़ भाग करके ले जाते हैं, उन्हें ही ना। जब हमारा ये हाल है तो जवानों के परिवारों का क्या हाल होगा? किसके लिए है ये युद्ध? किसके लिए लड़ रहे हैं ये लोग? किसके लाभ के लिए? किसकी शांति के लिए? क्या निकल रहा है इसका परिणाम? क्या हो रहा है पीछे छूट गए परिवारों का? पता नहीं कितने घरों में सिर्फ एक लड़के को नौकरी मिल पाई थी, अब वो भी गया। इससे पहले तक कभी इतनी विचलित नहीं हुई थी मैं। इससे पहले तक युद्ध से जुड़े अपने भविष्य के बारे में भी कभी नहीं सोचा था।
सोचती थी युद्ध की जब कभी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो रोज़ युद्ध है, रोज़ युद्धबंदी है, रोज़ हताहत हैं, रोज़ शहीद हैं। हमें नौकरी खोजनी चाहिए, मैंने अपनी पड़ोसन से कहा है। हमें घर और नौकरी दोनों खोजना चाहिए। कोई सूचना आई? हफ्ते भर से फ़ोन बंद हैं। फ़ोन हमारे जीवन की धड़कन हो गए हैं। शायद आज लाइन खुल जाए। उन्हें एहतियात बरतना होगा, पर परिवार को सूचना देने का कोई तो साधन होना चाहिए। कोशिश कर रहे होंगे। हाँ, फ़ोन 15 दिन से बंद है। किसी भी प्रकार का संपर्क उन लोगों से नहीं हो पा रहा है। एहतियातन फौज ने सारे संपर्क काट दिए हैं। काश कहीं से बस इतनी सूचना आती कि सब ठीक है। मिसेस शर्मा के पास उनकी यूनिट से कोई जवान आया है, उनकी यूनिट की खबर लाया है। उसे पता नहीं मेजर कुमार कैसे हैं। घर खाली करने का वार्निंग समय बीत गया है। आज सुबह सुबह फ़ोन पर अम्मा के देहांत की खबर आई है। मैं बच्चों के साथ गांव जा रही हूँ। परसों ऊपर से खबर आई थी कि कुछ अफसरों को छुट्टी पर भेजा जाएगा। मेजर कुमार भी आने वाले हैं। अब आएंगे तो सीधे गांव जाएंगे। मैं रुक नहीं सकती इस समय। मेरे गए बिना वहाँ सब काम कैसे होंगे? मुझे जाना ही होगा। मैं बच्चों के साथ तैयारी में व्यस्त हूँ। कुछ पैसे भी हाथ में होने चाहिए। मैं मनी मन जोड़ घटा रही हूँ। क्या इस वक्त मेरे साथ मेजर कुमार की कमी को कोई चीज़ पूरा कर सकती है? पूरे 15 दिन बाद अचानक फ़ोन पर मेजर कुमार की ब्रिगेड से मैसेज आया है। क्या मैसेज है? मिसेस शर्मा अपने कमरे के सामने से मेरे कमरे की तरफ सड़क आई हैं। अगर आ रहे हैं तो तू एक दिन रुक जा मीनू, अकेले वहाँ मुश्किल में पड़ जाएगी, वे प्यार और दोस्ती के साथ कहती हैं। मैंने मेजर कुमार की तरह कहा, जिसका अर्थ कुछ भी हो सकता है, बेकार की बात जैसा भी। उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। पेट्रोलिंग ड्यूटी से ही साथ में 2 जवान भी लापता। मैंने बहुत देर बाद अपने आप से कहा है। मिसेस शर्मा मुझसे पहले दीवार का सहारा ले लेती हैं। तो तू जा, बच्चों को मेरे पास छोड़ दे, कुछ ऐसा कहेंगी वे। हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, ऐसा कुछ कहेंगे गांव के लोग। अभी आप अल्पना मिश्र जी की लिखी कहानी छावनी में बेघर सुनते हुए फौजियों के जीवन की कठिनाइयों से रूबरू हो रहे थे। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।